प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1919 ईस्वी में पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से पराजित राष्ट्रों के साथ विजेता राष्ट्रों ने शांति संधियां संपन्न की। चूँकि वुड्रो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने 14 सूत्री सिद्धांत जो 8 जनवरी 1918 में दिए थे, अपने 14 सिद्धांतों में उन्होंने घोषणा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय संघ की विश्व को आवश्यकता है। 14 सूत्री शांति कार्यक्रम के अंतिम सूत्र में ये स्पष्ट घोषणा उन्होंने की थी कि छोटे और बड़े राज्यों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता का पारस्परिक आश्वासन देने के लिए सामान्य संघ बनाने की आवश्यकता है। ऐसे में हम देखते हैं कि सितंबर 1918 ईस्वी में राष्ट्रपति विल्सन ने यह घोषणा की कि राष्ट्रसंघ का विधान शांति समझौते का ही अंश होना चाहिए। 11 नवंबर 1918 को जब युद्ध समाप्त हुआ, जनवरी 1919 ईस्वी में जब पेरिस में शांति सम्मेलन बुलाया गया, तो इसमें वुड्रो विल्सन के इन सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए राष्ट्रसंघ की स्थापना की भी घोषणा की गई। 10 जनवरी 1920 ईस्वी को वुड्रो विल्सन के शांति प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रसंघ की नींव रखी गई। पेरिस शांति सम्मेलन में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें हम देखें तो विल्सन ने कहा था कि एक जीवित वस्तु पैदा हुई है। 28 अप्रैल 1919 को राष्ट्रसंघ का संशोधित प्रारूप सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और 10 जनवरी 1920 को यह अस्तित्व में आ गया। इस प्रारूप में 26 धाराएं थी और इसके संस्थापक जो सदस्य देश थे वो 32 थे। राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रों ने जो निर्धारित किया था वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। संसार के सभी राष्ट्रों के मध्य आपस में सहयोग और प्रेम बना रहेगा। भविष्य में युद्धों को रोकने के लिए भी इस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता थी। इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रसंघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की व्यवस्था इसके माध्यम से की गई। राष्ट्रसंघ के जो प्रमुख अंग थे, असेंबली, काउंसिल, सचिवालय, ये 3 प्रमुख अंग थे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ये 2 स्वायत्त अंग थे। इस तरह से हम देखें तो 5 प्रमुख अंग राष्ट्रसंघ की कार्य व्यवस्था के लिए बनाए गए थे और सभी अंगों के अपने कार्य थे। असेंबली साधारण सभा के रूप में कार्य करती थी, जिसमें सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। प्रतिनिधि संस्था के रूप में हम इसको देख सकते हैं। इसका कार्य निर्वाचन संबंधी, राष्ट्रसंघ के संविधान में संशोधन, परामर्श संबंधी होते थे। यह काउंसिल की सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करती थी। काउंसिल को हम सुरक्षा परिषद के रूप में देख सकते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है। यह संघ की कार्यपालिका छोटी समिति होती थी, जिसमें 5 स्थायी राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जापान थे तथा 9 अस्थायी राष्ट्र थे। अर्थात कुल मिलाकर 11 सदस्य इसके राष्ट्र थे, जिसमें 5 स्थायी और 9 अस्थायी सदस्य थे और ये राष्ट्रों के मध्य आपसी विवादों का निपटारा करने का कार्य करती थी। सचिवालय राष्ट्रसंघ का प्रशासनिक अंग था और इसका कार्यालय जेनेवा में था। यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सेवा के आधार पर इसका अधिकारी मनोनीत होता था और इसके राष्ट्रों का जो कार्य था, इसमें 11 विभाग होते थे जो विविध सेवाओं से संबंधित कार्य देखते थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका कार्यालय हैग नगर में रखा गया था, 15 न्यायाधीश होते थे जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते थे और राष्ट्रों के मध्य न्याय संबंधी कार्यों को यह देखता था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जेनेवा में की गई, जिसका उद्देश्य श्रमिकों की जीवन स्थिति में सुधार करना, उनके लिए कानून बनाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की व्यवस्था करना था कि श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। राष्ट्रसंघ के जो कार्य थे, इनको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। प्रशासन संबंधी कार्य, जिसमें ये सफल हुआ था। अल्पसंख्यकों के संरक्षण संबंधी कार्य, जिसे हम मैंडेट व्यवस्था में देखेंगे। अधिदेश संबंधी कार्य, आर्थिक, सामाजिक और मानवता संबंधी कार्य और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी कार्य। राष्ट्रसंघ ने पूरी निष्ठा के साथ 1919 से लेकर 1920 में जब ये अस्तित्व में आया, तब से लेकर 1946 ईस्वी तक, जब तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन नहीं हो गया, इसे पूरी निष्ठा से अपने कार्य को संपादित किया। परंतु कुछ कमियां इसके अंदर रह गई थी, जिसके कारण यह पूर्ण रूप से
अपना कार्य नहीं कर पाया और इसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी व्यवस्था की स्थापना की गई। हम विस्तार से इसके कार्य की चर्चा यदि करें तो प्रशासन संबंधी कार्यों में हम देखें तो सार घाटी का प्रशासन, सार घाटी के बारे में पहले ही बताया था। 1919 की जो वर्साई संधि है, जर्मनी से लेकर ये क्षेत्र फ्रांस को दे दिया गया था, परंतु राष्ट्रसंघ की अधीनता में इसको छोड़ दिया गया था। 15 वर्ष पश्चात यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह के माध्यम से इसको जर्मनी को सौंपा गया। इसी तरह डेंजिग नगर का यदि हम बात करें तो डेंजिग नगर का प्रशासन राष्ट्रसंघ को मिला था, परंतु जो बंदरगाह था पोलैंड के नियंत्रण में था। मतभेद के कारण इसके समाधान के लिए कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। इसी तरह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जो बात थी, जैसे कि आपको पूर्व में विदित हो, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, यूनान, इन देशों में अल्पसंख्यक जातियां बहुसंख्यक मात्रा में थी। इनके जीवन, इनकी स्वतंत्रता, संपत्ति, व्यक्तिगत अधिकारों, सुविधाओं आदि के लिए भी राष्ट्रसंघ ने कार्य किया। इनको स्वतंत्रता, समानता बनी रहे, इसके लिए भी उन्होंने राष्ट्रों पर दबाव डालकर अल्पसंख्यकों के जीवन रक्षा से संबंधित इन अधिकारों की व्यवस्था करने का प्रयास किया। इसी तरह हम संरक्षण संबंधी बात करें, जिसे हम मैंडेट व्यवस्था भी देख सकते हैं। इसके आधार पर राज्यों को आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से 3 श्रेणियों में बांटकर इनकी व्यवस्था बड़े राष्ट्रों के सुपुर्द की गई। आर्थिक और सामाजिक मानवता संबंधी कार्यों की बात यदि हम करें तो राष्ट्रसंघ अपने इन कार्यों में सफल रहा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और व्यवस्था स्थापित करने के लिए राष्ट्रसंघ ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता संघ का निर्माण करवाया और आर्थिक दृष्टि से अविकसित राष्ट्रों को ऋण आदि दिलवाकर उनके विकास संबंधी कार्य किए। इसी तरह शरणार्थी समस्या की यदि हम बात करें तो उसको सुलझाने का प्रयास भी राष्ट्रसंघ ने किया। दास प्रथा का उन्मूलन करना राष्ट्रसंघ का सबसे बड़ा कार्य था, उपलब्धि थी। दासता तथा बेगार प्रथा का उन्मूलन करने में राष्ट्रसंघ को सफलता मिली, जिसमें हम लीबिया, नेपाल, इथोपिया, बर्मा आदि देशों का नाम मुख्य रूप से ले सकते हैं। इसी तरह स्त्रियों की स्थिति में सुधार का प्रयास भी राष्ट्रसंघ ने किया। स्त्री व्यापार पर रोक लगाकर नारी कल्याण के कार्यों पर बल दिया। इसी तरह बच्चों की जो तस्करी होती थी उसको रोकने का प्रयास किया। बच्चों की कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की। इसी तरह मादक पदार्थों की जो तस्करी होती थी उस पर रोक लगाने के लिए जेनेवा नियम बनाया गया। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तार भी राष्ट्रसंघ के माध्यम से किया गया। इसी तरह 1926 में पेरिस में स्थापित बौद्धिक सहयोग संस्थान के माध्यम से शिक्षा, कला, ज्ञान, विज्ञान इनके विकास पर बल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी कार्यों की बात यदि हम करें तो कुछ कार्यों में राष्ट्रसंघ को सफलता मिली और कुछ कार्यों में इसको असफलता मिली। और यही कारण है कि इसकी इस नीति के कारण, जिसके लिए इसका गठन किया गया था कि विश्व को आगामी युद्ध से बचाना, इसमें यह असफल रहा। महाशक्तियाँ, अधिनायकवादी शक्तियाँ कहीं ना कहीं इसके पतन के लिए उत्तरदायी साबित होती है। क्योंकि सबसे पहले हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके वुड्रो विल्सन के सिद्धांतों के आधार पर इसका निर्माण किया गया था, वह स्वयं ही इसका सदस्य राष्ट्र नहीं था। इसके असहयोग के कारण भी राष्ट्रसंघ असफल रहा। वर्साई संधि, जिसके लिए कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति ही इसका अंत करने के लिए हुई थी, इस वर्साई संधि की अपमानजनक और कठोर धाराओं के कारण जर्मनी, इटली और जापान जैसे साम्राज्यवादी, अधिनायकवादी, सैनिकवादी राष्ट्रों का उद्भव हुआ और 20 वर्ष के अंदर ही उन्होंने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर दिया जिससे विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। इसी तरह 1929-30 में जो आर्थिक संकट आया, इसके कारण भी राष्ट्रसंघ को असफलता का सामना करना पड़ा। राष्ट्रसंघ की अपनी कोई सेना नहीं थी। जब भी कोई विवाद होता था तो उसे अपने सदस्य राष्ट्रों की ओर मुंह ताकना होता था और सदस्य राष्ट्रों ने जब अधिनायकवादी शक्तियों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई तो कहीं न कहीं राष्ट्रसंघ का असफल होना साबित हो ही रहा था। राष्ट्रसंघ के स्वयं के संविधान में अनेक दोष थे। निशस्त्रीकरण को यह पूर्णतः लागू नहीं कर पाया था। ऐसे में हम देखें तो जब जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी जैसा अधिनायकवादी पैदा होता है, जिनके स्वार्थों के कारण विश्व को फिर से एक महायुद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है, निरंकुश शक्तियों के कारण और राष्ट्रों की तुष्टीकरण की नीति के कारण राष्ट्रसंघ को असफलता का सामना करना पड़ता है।
कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रसंघ ने अपने 20 साल के जीवन में अनेक राजनीतिक उपलब्धियां और सफलताएं प्राप्त की। हालांकि कुछ सुरक्षा संबंधी कारणों को यदि हम छोड़ दें तो राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों में सफल रहा। इसको परिवर्तित रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में स्वीकार किया गया।